देखिए, जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा, देखो सुदीप जी, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने कहा, कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। देखिए, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ। हंसने का मन करे तो जोर से हंसिएगा, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर भारत में भी टैक्स लागू नहीं हुआ, यहाँ तो था ही नहीं, जीएसटी कोई लागू नहीं हुई। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों। पहले सुन तो लीजिए। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। तो हंसने की इच्छा हो तो चारों तरफ हाथ से बिखरा होता है। श्रोताओ, आपने वो समय देखा होगा या कभी भी अपने दादा बाबाओं से सुना होगा कि पहले गांव में घड़ी किसी के पास नहीं थी, केवल एक हाथ घड़ी हुआ करती थी। घड़ी किसी के पास नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। इसलिए हम एक एक पल को पूरी तरह से कवितामय बना देना चाहते हैं। किसी ने लिखा है कि ज़रूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर। आप लोगों की मैंने भागदौड़ देखी है, सुबह से निकल जाते हैं काम पर, देर रात तक लौटते हैं, कि ज़रूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, बदन हर शाम ये कहता है अब हड़ताल हो जाए। तो आज जब छुट्टी मनाने का दिन है और आप सब लोग साथ में होकर बैठे हैं, तो हम कुछ गुनगुनाने की इच्छा होती है। मैं और श्री सुरेंद्र दुबे जी पिछले बार अमेरिका आए थे, जो जयपुर में रहते हैं। सुरेंद्र दुबे दो हैं, एक छत्तीसगढ़ वाले हैं और एक जयपुर में रहते थे। तो जयपुर में जो सुरेंद्र दुबे जी रहते थे, उन्होंने और मैंने मिलकर किशोर जी एक पत्रिका निकाली थी, कवि सम्मेलन समाचार। उसमें उन्होंने कवि सम्मेलनों को तरह तरह से परिभाषित किया। एक परिभाषा आपको बताकर फिर मुमताज़ नसीम को मैं आमंत्रित करूंगी। उन्होंने लिखा कि कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच में एक रात का इश्क होता है। बहुत अलग सी परिभाषा है। कल आप हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे हमारे साथ होंगे। कल हम नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन हमारी कविताएं आपके साथ होंगी। तो कवि सम्मेलन कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क होता है। इस इश्क में जितना जुनून होगा, जितनी दीवानगी होगी, जितना पागलपन होगा, ये इश्क उतना ही कामयाब होगा। और इसीलिए कहते हैं कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, कि इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ से हो, क्या बात है, आप तो घुटे घुटाए लोग हैं। मुमताज़ नसीम की शायरी ऐसी है जो आपके हृदय पर हस्ताक्षर करेगी। पहले भी आप इन्हें सुन चुके हैं। चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू। आइए मुमताज़ जी। कि चलता है तो चलता है नजरबाज का जादू, ख्यालात पर चलता है परवाज का जादू, और अंदाज का जादू तो बहुत खूब है, लेकिन एक आग लगा देता है आवाज का जादू।
बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबको सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक मर्तबा फिर से आप लोगों से मुलाकात। कोरोना काल जो 2 साल का वक्त हम लोगों ने देखा है, उससे निकलने के बाद शायद लगता था पता नहीं आप लोगों से कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात भी हुई, रूबरू आप हैं हमारे। इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं आदरणीय मेहता जी का, टंडन जी का, कि ये महफ़िल आप लोगों के लिए फिर से उन्होंने तैयार की है, सजाई है। एक मर्तबा आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, मैं जानती हूँ। गज़ल और गीत के लिए आपके दिल में जो मोहब्बत है, जो इश्क़ है आपका, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। थोड़ी सी कोशिश करूँगी। सुदीप भोला जी ने बहुत आग सी लगा दी है हर तरफ, ज़रा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग अच्छा सुनते हैं, तो मेरी जो कोशिश है वो कामयाब होगी। सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ और अपना ये सफ़र शुरू करती हूँ यहाँ से। आप लोग जुड़ जाइएगा कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया। मुरव्वत कहते हैं लिहाज को। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफ़ा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। वाह वाह वाह। जोड़ने की कोशिश करूँगी आपको। नसीम उसकी बज़्म में वफ़ा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। 4 पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैं पढ़ती हूँ हर जगह। कि आज इकरार कर लिया हमने, ख़ुद को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, ख़ुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया। वाह वाह। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और एक गज़ल है जिसके 2-3 शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो गज़ल मैं तहत में ही पढ़ना चाहती हूँ, फिर तरन्नुम से आपकी खिदमत करूँगी जी। एक मतला और कुछ अशार हैं, आप सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। वाह वाह। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ़ लेना है। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ़ लेना है। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और ये शेर भी कि तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। और ये शेर भी आप अपने साथ लेते जाएं कि कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज़ रोज़ ये कमरा संवारने की नहीं। मैं रोज़ रोज़ ये कमरा संवारने की नहीं। और ये शेर भी कि ये शेर ख़ास तौर पर कि तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हज़ार मगर। तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हज़ार मगर। तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। आप तालियां बजा सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कुछ अशार आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ती हूँ। बहुत खूबसूरत सा एक माहौल बनाया है, मैं चाहती हूँ कि उसी रंग में आप रहें। 4 पंक्तियाँ सुने ख़ास तौर पर। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं।
वाह वाह। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शौख मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। बहुत अच्छा मुमताज, वाह। 4 पंक्तियाँ और सुने। स्वागत जी। कोशिश करती हूँ एक बार फिर से आपसे जुड़ने की। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा सुना। बहुत अच्छा। ये 4 पंक्तियाँ, जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है, तो हमें ऐसा लगता है शायद ये कविताओं का ही रंग होगा और आप लोगों की मोहब्बतें इसमें शामिल हो गई हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ ख़ास तौर पर सुनिए आपके। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा ना था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी। वाह 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 वाह। घर से निकली तो थी। और इसी से जुड़ी हुई 4 पंक्तियाँ मैं अक्सर करके पढ़ती हूँ। ख़ास तौर पर ये इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं पिछले मर्तबा भी आई थी और अभी भी, या फिर जो भी महफ़िलें होती हैं उसमें मर्द और औरत की तादाद हमेशा बराबर होती है। हिंदुस्तान में ऐसा हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मैं 4 पंक्तियाँ ख़ास तौर पर पढ़ती हूँ। एक दर्द है, सुनिएगा। उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है मैं सरे खुशी, जख्म गहरा भी है। वाह वाह। मेरे रब तेरी कैसी है कारीगरी, मुझ में दरिया भी है, मुझ में सहरा भी है। मेरे रब तेरी कैसी है कारीगरी, मुझ में दरिया भी है, मुझ में सहरा भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक गज़ल पढ़ती हूँ, जो गज़ल इन दिनों मेरे जहन में है और मैं चाहती भी हूँ कि आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। ख़ास तौर पर उस गज़ल का एक मतला और 2-3 शेर आपकी खिदमत में हाज़िर करना चाहती हूँ। आप सुने। अपनी मोहब्बतें जो हमेशा मुझे मिलती हैं, मैं ख़ास तौर पर ये गज़ल आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पता है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये गर्मी मुझे लगता है गज़लों की है, गीतों की है, कविताओं की है, क्योंकि बाहर तो अच्छे खासी हवा चल रही है, ठंडक है। तो इस गर्मी को आप कविताओं की गर्मी समझें, और वो कविताओं से ही मिटाई जा सकती है। नहीं, अब आप सुना रही हैं ना, अब किसी को गर्मी नहीं लग रही। अब ऐसा लग रहा है कि सावन की फुहारें चलने लगी हैं। मैं पढ़ती हूँ, एक गज़ल ख़ास तौर पर सुने आप। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई,
पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई पागलपन में। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई, तेरा तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई पागलपन में। और ये शेर भी सुने, बहुत मोहब्बत। आप तालियां बजा सकते हैं। देखिए मैं खालिस गज़ल पढ़ती हूँ, खालिस शायरी कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बातचीत मेरी आदत नहीं है। मुमताज़ जी, ये लोग खो जाते हैं। हाँ जी। इतनी अच्छी आप सुना रही हैं तो उसमें तालियां बजाने की गुंजाइश कम हो जाती है और खो जाते हैं ये लोग। लेकिन इतना मत खोइए कि ये भी खो जाएं। हाँ। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। पागलपन में क्या बतलाऊं, कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा विशा भूल गई, कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा विशा भूल गई, तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई। वाह 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 वाह। याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई, तेरा चेहरा। और ख़ास तौर पर ये शेर, कुछ लोग कहते हैं ये दिल्ली का है, लेकिन ये दिल्ली का नहीं, दिल का शेर है। आप सुने। अच्छी बात। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई। वाह 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 मफलर, मफलर केजरीवाल वाला मत समझिए कोई। तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई, तेरा मफलर। गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप तक पहुँचेगा। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, ख़ास तौर पर ये शेर सुनिएगा। तूने जब आवाज़ लगाई दरवाजे पर आ पहुँची, तूने जब आवाज़ लगाई दरवाजे पर आ पहुँची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। वाह 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 वाह। मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं। तालियां बजा सकते हैं। बहुत मोहब्बत आप लोगों के लिए। एक गीत के लिए मुझे ख़ास तौर पर कहा गया था कि मैं वो गीत आपके बीच में हाजिर करूं। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। गीत और गज़ल को बस इतनी तालियां मिल जाएं, इतनी मोहब्बतें मिल जाएं, बहुत होता है। मैं हाजिर करती हूँ, शुरू करती हूँ। अपना नया गीत है मेरा, आप लोगों तक नहीं पहुँचा है, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। एक पारिवारिक सा गीत है, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को देखती हूँ
आशा जी को उषा जी को देखा है, टंडन जी को देखा है, किस तरह से मेहनत करते हैं। आप सब उसी तरह से मेहनतें करते हैं। एक बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। तो ख़ास तौर पर ये मेरा गीत मेरा जी चाहता है कि मैं इसको पढूं। आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी। मैं यहाँ तो से ऐसा है मुमताज़, ये लोग इतने साथ हो गए हैं कि आपके साथ अलीगढ़ तक जा सकते हैं। सुनिएगा। अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है और ताले खुलते हैं चाबी से, तालियों से। ताली कहते हैं चाबी को। तो एक बार जोरदार आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजाकर थोड़ा माहौल बना दीजिए गीत का, जिससे कि मुमताज़ जी बहुत अच्छा सुना पाए। मैं खास तौर पर ये गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम। जो देखे हैं सपने वो पूरे करोगे, ये वादा करो तुम मेरे ही रहोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सुनिए। जो देखे हैं सपने वो पूरे करोगे, ये वादा करो तुम मेरे ही रहोगे। सदा तुम मेरे हाथ में हाथ देना, जहाँ तक चलूँ तुम मेरा साथ देना, जहाँ तक चलूँ तुम मेरा साथ देना। कंवल प्यार का जो खिलाया है हमने, जो दीपक वफा का जलाया है हमने, वो दीपक बुझाना न तुम। मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम। अगला बंद भी सुनिए। हो आसान सफ़र ये दुआ कर रही हूँ, हो आसान सफ़र ये दुआ कर रही हूँ, है गम फिर भी हंसकर विदा कर रही हूँ, है गम फिर भी हंसकर विदा कर रही हूँ। न तुम मेरे सर पर कोई ताज रखना, मेरी बस मोहब्बत की तुम लाज रखना। न तुम मेरे सर पर कोई ताज रखना, मेरी बस मोहब्बत की तुम लाज रखना। मेरे वास्ते चाहे तोहफा न लाना, मगर जल्द से जल्द घर लौट आना, मगर जल्द से जल्द घर लौट आना। अब आना तो जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम। जी तशरीफ रखें। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आखिरी बंद आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम। मोहब्बत का हक मैं अदा कर रही हूँ, अभी तक मैं तुमसे वफा कर रही हूँ, अभी तक मैं तुमसे वफा कर रही हूँ। रखो याद तुमने मेरा दिल जो तोड़ा, मुझे बीच रास्ते में तुमने जो छोड़ा, मुझे बीच रास्ते में तुमने जो छोड़ा।
तो ये रूप मेरा बदल जाएगा, फिर ये दिल एक पत्थर में ढल जाएगा, फिर ये दिल एक पत्थर में ढल जाएगा, फिर मेरा दिल दुखाना न तुम। वाह 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 वाह। मेरा दिल दुखाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम, मुझे भूल जाना न तुम। बहुत 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 अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार बजा दीजिए तालियां। इस कवि सम्मेलन की विशेषता ये है, जो भी मेहता जी ने, टंडन जी ने जो भी कवियों का यहाँ पर सिलेक्शन किया है, वो इस तरह से किया है कि कविता के सारे रंग आ जाएं। अन्यथा बहुत बार ये देखा गया है कि केवल हास्य का रंग अधिक छाया रहता है, लेकिन आज हमारे पास देशभक्ति भी है, हमारे पास गीत गज़ल भी हैं, हमारे पास व्यंग भी है और हास्य भी है, करुण रस भी है, आध्यात्म भी है, सब कुछ है। तो ऐसी टीम के सिलेक्शन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बार अगर बजाना चाहे तालियां तो बजा दीजिए। इन्होंने प्यार मोहब्बत की शायरी सुनाई श्रोताओं, लेकिन आजकल का प्यार मोहब्बत कुछ अलग तरह से हो गया है। भिगोया, धोया, निचोया और हो गया। वो आते रहे जाते रहे, हम प्यार समझ बैठे, और एक दिन नहीं आए तो इतवार समझ बैठे। किसी ने लिखा है कि टूटे थर्मस सा हुआ नए दौर का प्रेम। कैसा हो गया है? टूटे थर्मस सा हुआ नए दौर का प्रेम, भीतर चिटका कांच है और बाहर सुंदर फ्रेम। मैंने नवगीतों पर पीएचडी की है। एक बहुत बड़े नवगीतकार हुए हैं रमेश रंजक जी, उन्होंने लिखा है, महसूस करिए कविता को, देखिए। उन्होंने लिखा कि कैजुअल लेकर तुम्हारे पास आना अब नहीं भाता, नहीं भाता। पहले छुट्टियां लेकर प्रेमी प्रेमिका मिलने चले जाते थे कि कैजुअल लेकर तुम्हारे पास आना अब नहीं भाता, नहीं भाता। और प्यार माथे का पसीना पोंछने के बाद की सांसें, कि प्यार माथे का पसीना पोंछने के बाद की सांसें, और एक रामायण जिसे फुर्सत मिले तो देर तक बाँचें, चुहल के संपुट लगाएं या यहाँ सिक्के बनाएं, कौन सा रिश्ता ज़रूरी कौन सा नाता, कैजुअल लेकर तुम्हारे पास आना अब नहीं भाता, नहीं भाता। देखिए, जब जिंदगी जटिल और व्यवस्था कुटिल होती है, उस युग की भाषा व्यंग की भाषा होती है। दो दोहे मैं आपको सुनाती हूँ कि आप लोग हमें क्यों बुलाते हैं। भारत से इतने दूर बुलाया, इतना पैसा दिया, इतना मान सम्मान दिया, तो ऐसा हम कवियों में क्या होता है। कई सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर जो कि 2-2 महीने तक कवियों के कवि सम्मेलन कराती है। इंद्रजीत जी यहाँ बैठे हैं, तो 2-2 महीने तक कवियों के कवि सम्मेलन कराती है, कवियों को बुलाती है। तो ऐसा क्या होता है मेहता जी हम कवियों में कि आप लोग हमें इतना मान सम्मान देते हैं। 2 दोहे सुनाती हूँ। राम और रावण के युद्ध का दृश्य आप सबने देखा होगा, जब टीवी पर रामायण आया करती थी। राम और रावण आमने सामने हैं। राम के बाएं हाथ में धनुष है और दायां हाथ तुनीर से बाण निकालते हुए पीछे है। इस दृश्य को सबने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस दृश्य को जब एक कवि ने देखा तो राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया, बातचीत करा दी। देखिए, जो चीज़ें बोल नहीं सकती उन्हें भी वाणी दे दे, यही कवि का कौशल होता है। राम का बायां हाथ जो आगे है धनुष लिए हुए, वो दाएं हाथ से कहता है जो पीछे है उससे कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान। कि हे दाएं हाथ, दान देने में, मान सम्मान लेने में तू हमेशा आगे रहता है, कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान, और अब क्यों तू पीछे छिपा, देख दशानन बाण। क्या बात।
कि जब रावण के बाणों से सामना होने को है तो तू डर के मारे कान के पीछे जाकर छिप गया। तो राम के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को जो जवाब दिया वो कवि की दृष्टि की विलक्षणता लगे तो बताइएगा। राम के दाएं हाथ ने बाएं हाथ को जवाब दिया कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, कि मैं डर के मारे पीछे नहीं गया हूं, कोई बात पूछने गया हूं। युद्ध का समय चल रहा है, लड़ाई का समय चल रहा है, कुछ बातें कान में पूछने की होती हैं कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, और एक एक कर 10 हतूं या हतूं 10 एक साथ। क्या बात है, वाह। बस यही दृष्टि की विलक्षणता, उसका कवियों का चमत्कार देखने के लिए आप लोग बैठते हैं कि पूरे 3 घंटे में हमें कोई एक ऐसी लाइन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा जीवन कुछ कदम आगे बढ़ जाए। बस ऐसे ही विलक्षण दृष्टि के कवि हमारे बीच में हैं जो आगरा से आए हैं, जिनका नाम है हरेश चतुर्वेदी जी, जो व्यंग की कविताएं लिखते हैं। आपने सुदीप भोला जी से हास्य की कविताएं सुनी, व्यंग और हास्य में थोड़ा सा अंतर होता है। बस ये बताकर मैं हरेश जी को आमंत्रित करूंगी। हमारे इस टीम के सबसे वरिष्ठ रचनाकार हैं हरेश चतुर्वेदी जी। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह पर लिखा कि इंग्लैंड की संसद में गुस्से में आकर किसी सदस्य ने यह कह दिया कि यहाँ के आधे सदस्य गधे हैं, तो सारे सदस्यों ने उस सदस्य को माफी मांगने के लिए विवश किया। तो उस सदस्य ने यह कहते हुए माफ़ी मांगी कि मुझे खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के आधे सदस्य गधे नहीं हैं। ये होता है व्यंग, इसे पकड़िए। एक बार एक फकीर मंदिर के सामने गया और बोला, कोई मुझे भगवान के नाम पर 2 पैसे दे दे। किसी ने एक भी पैसा नहीं दिया। फिर वो फकीर एक मस्जिद के सामने गया, फिर बोला, कोई मुझे अल्लाह के नाम पर 2 पैसे दे दे। वहाँ भी किसी ने एक भी पैसा नहीं दिया। फिर वो फकीर एक चर्च के सामने जाकर बैठा और बोला, कोई मुझे गॉड के नाम पर 2 पैसे दे दे। वहाँ भी किसी ने एक भी पैसा नहीं दिया। निराश होकर वो फकीर एक शराब खाने के सामने जाकर बैठ गया और बोला, कोई मुझे भगवान, अल्लाह या गॉड के नाम पर 2 पैसे दे दे। तो शराब खाने से शराब के नशे में टुन्न होकर जो भी बाहर निकला, जिसके पास जो था वो उस फकीर की झोली में डालता हुआ चला गया। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे फकीर अकेला रह गया, उसकी झोली नोटों से भर गई, तो उसने आसमान की तरफ देखा और जोर का ठहाका लगाया और बोला, हे भगवान, तू भी कितना अजीब है, रहता कहाँ है और पता कहाँ का देता है। एक बार गांव से निकलकर सारे चूहे जंगल की ओर भाग रहे थे। गांव में कुछ चौकीदार जाग रहे थे। तो एक चौकीदार ने चूहों से पूछा कि घबराए हुए नजर आ रहे हो, सारे के सारे गांव छोड़कर जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? तो एक चूहे ने जवाब दिया कि समूची चूहा बिरादरी डर रही है, यहाँ कहीं पास में किसी शेर का कत्ल हो गया है और पुलिस हम पर शक कर रही है। इस व्यंग्य की भाषा को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आगरा से, जो प्यार की धरती मानी जाती है, जो पागलपन की धरती भी मानी जाती है, ऐसे हरेश चतुर्वेदी जी पहली बार अमेरिका आए हैं। तो पहली बार जो अमेरिका आता है उसका स्वागत कैसे किया जाता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हरेश जी को आमंत्रित करें। भाइयों और बहनों, मेरे देश भारत के समर्थ राजदूतों, क्योंकि आपने ही विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, तो हम भारतीय लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप भी भारतवंशी हैं। मैं आपके बीच में आगरा से बुलाया गया हूँ। मुमताज़ जी अभी पढ़ रही थी कि आप भूल गई, रास्ता वस्ता सब भूल गई। मैंने कहा आप सब भूल गई हैं तो आपका इलाज ज़रूरी है, आप मेरे साथ आगरा चलिए। क्या है? हमारा सारे इलाज हो जाते हैं, रास्ते भी बता दिए जाते हैं। मित्रों एक बात कहना चाहता हूँ कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को गर्व होता है,
ऐसे ही जब माँ बाप को कोई उपलब्धि हासिल होती है तो बच्चों को भी गर्व का अनुभव होता है। मेरे 2 बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद पारुल और अशोक इस सभागार में आए हुए हैं। मैं उनको बहुत स्वागत करता हूँ और शायद वो आज मुझे पहली बार सुनेंगे लाइव। अच्छा, सुनिएगा। मैं साहब बताया गया पहली बार आया हूँ। पहली बार इसलिए आया हूँ कि उससे पहले मैं आ ही नहीं सकता था। मैं एक बैंक में प्रबंधक था, मैनेजर था, तो हमारा जो डीजीएम था वो छुट्टियाँ नहीं देता था। अच्छा। और बिना छुट्टी मिले इतनी दूर कैसे आया जाए। लेकिन साहब एक बार हमने भी एक जुगत निकाली थी। वो क्या करता था डीजीएम हमारा, कोई ऐसे प्रश्न पूछता था अटपटे, कल इन प्रश्नों का जवाब दे दो तो छुट्टी सैंक्शन। अब एक बार जब लोगों ने कहा यार आप हास्य व्यंग के कवि हो तो कुछ तो रास्ता निकालो, कुछ करो, तो साहब मैं छुट्टी मांगने के लिए डीजीएम के पास गया। तो डीजीएम ने मुझसे कहा एक प्रश्न का उत्तर दे दो आदत के अनुसार तो मैं आपकी छुट्टी सैंक्शन कर दूंगा। बोले प्रश्न बताइए। बोले बोलो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अच्छा, वाह वाह। अब इसका बैंक की सर्विस थी और छुट्टी से क्या संबंध था, लेकिन मैं भी हास्य व्यंग का आदमी। उन्होंने कहा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैंने कहा हो सकता है कटप्पा बाहुबली के अंडर में नौकरी करता हो। वाह क्या बात है भाई। और वो उससे छुट्टी मांगने गया हो और उसने छुट्टी सैंक्शन करने से मना कर दिया हो। हत्या का कारण समझ में आता है। हाँ। यही बात व्यंग की भाषा है मित्रों, यही व्यंग की भाषा है। एक फैंटेसी आपको सुनाता हूं। एक फैंटेसी एक ऐसा व्यंग होता है कि आप कल्पना करें ऐसा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात निकलती है। बस एक व्यंग देखिए। आपने आगरा में गांधी पार्क है, हमारे गांधी पार्क में गांधी जी की आदमकद मूर्ति है। लाठी लिए हुए बापू खड़े हुए हैं बीच में। अकेला शाम का वक्त था, जाड़े की शाम थी। मैं पार्क में टहलने चला गया। अचानक मेरे कान में एक आवाज़ आई, सुनो इधर आओ। मैंने कहा पार्क में कोई नहीं, मुझे आवाज़ कौन लगा रहा है। मैं चलने लगा तो बोले नहीं वापस आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा कहाँ से। गांधी जी का पुतला बोल रहा है। अच्छा। गांधी जी के पुतले में से आवाज़ आ रही है। बोले इधर आओ, हाँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं बापू के पास गया। हाँ बापू बोलो। बोले ये बताओ देश को आज़ादी किसने दिलाई, राणा प्रताप ने। बोले नहीं बापू, राणा प्रताप भी मुगलों से लड़े थे, लेकिन असली आज़ादी तो आपने दिलाई। बोले नहीं शिवाजी ने दिलाई। मैंने कहा बापू वो भी लड़े थे, लेकिन असली आज़ादी तो आपने दिलाई। नहीं नहीं बताओ, रानी लक्ष्मीबाई ने दिलाई। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन बापू असली आज़ादी तो आपने दिलाई। बोले फिर वो इतने सालों से घोड़े पे। जब असली आज़ादी मैंने दिलाई है, वो इतने सालों से घोड़े पे, मैं यहाँ लठ लिए पैदल खड़ा हूँ, मुझे भी घोड़ा चाहिए। अरे मैंने कहा बापू क्या कमाल कर रहे हो आप, जिंदगी भर पैदल चले, डांडी मार्च आपने किया, आपको घोड़ा क्या करोगे आप, जिंदगी भर नहीं चढ़े। बोले नहीं मुझे भी घोड़ा चाहिए। मैं घबरा के शहर के विधायक के पास गया, मेरा मित्र था विधायक। मैंने विधायक से कहा कि यार बापू बड़े नाराज हैं, राष्ट्रपिता हैं, चलो यार उनकी समस्या पूर्ति करो। बोले क्या मूर्ति बोल रही है। मैंने कहा हाँ बोल रही है, मुझसे मांगा है उन्होंने। नहीं बोल ही नहीं सकती, चलो मुझे दिखाओ। मैं विधायक को लेके गांधी पार्क में आया। जैसे ही गांधी पार्क में विधायक को लेके घुसा तो बापूजी ने जोर से हड़काया, क्यों बे मैंने तुझसे घोड़ा मांगा था, तू गधा पकड़ लाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक व्यंग आपके बीच में रखता हूं। जब नोटबंदी हमारे देश में हुई, भारत में 4 साल पहले, 6 साल पहले, तो बड़ी अफरा तफरी मच गई देश में। अफरा तफरी यूँ थी कि विपक्षी नाराज थे, वो और लोगों को भड़का रहे थे, लेकिन अफरा तफरी इस कदर थी, लेकिन सब आदमी दुखी थे। तो मैंने सोचा हर आदमी अपने अपने दुख को बखान कर रहा है, उन नोटों की कोई नहीं सोच रहा जो बंद हो रहे हैं। भाई वो जो 500 का और 1000 के नोट बंद हुए उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि ये दोनों आपस में अगर बात करें तो क्या कर रहे होंगे इस समय बात। बस ये फैंटेसी सुनिए, मजा लीजिएगा। 500 का नोट और 1000 के नोट आपस में क्या बात कर रहे हैं, और व्यंग यहीं से बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर समाप्त करूंगा, सुनिएगा। स्वागत। 500 का नोट और 1000 के नोट की आपस में बातचीत। व्यंग में शब्द शब्द में जुड़ना, अदरवाइज अगर छूट गया तो आपको मजा नहीं आएगा। 500 का नोट बोला 1000 के नोट से, अबे 1000 के मेरी व्यंग की भाषा है। 500 का नोट बोला 1000 के नोट से, अबे 1000 के, न मंदिर के रहे न मजार के।
500 का नोट बोला 1000 के नोट से, अबे 1000 के न मंदिर के रहे न मजार के, भीड़ में घुस के और चिल्ला मोदी मोदी मोदी। चुनाव सभा में घुस के और चिल्ला मोदी मोदी मोदी। जीत गया तो उसने सबसे पहले तेरी कब्र खोदी। भीड़ में घुस के और चिल्ला मोदी मोदी मोदी। जीत गया तो उसने सबसे पहले तेरी कब्र खोदी। भाई ये जवानी भर देता था बूढ़े में। 1000 के नोट में ताकत थी। भाई ये जवानी भर देता था बूढ़े में। जा डूब मर गंगा में, जल के मर कूड़े में। डूब मर गंगा में या जल के मर कूड़े में। देश को तूने खूब उलझाया नए और पुराने में। अबे कोई कसर नहीं रखी अपने साथ मुझे भी बिनाबत मरवाने में। वो तो मैं था, अपनी इज्जत बचा गया और किसी तरह से भेष बदल के आ गया। वाह 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 वाह, वेश बदल कर आ गया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तालियां बजानी तो भरपूर बजाइए, एक बार बजा लीजिए। देश को खूब उलझाया तूने नए और पुराने में। अबे कोई कसर नहीं रखी अपने साथ मुझे भी बिनावत मरवाने में। वो तो मैं था, अपनी इज्जत बचा गया और किसी तरह से भेष बदल के आ गया। अब बनाकर होठों का गोला 1000 का नोट बोला। बनाकर होठों का गोला 1000 का नोट बोला। अबे अधे रहे गधे के गधे। वाह। अबे अधे रहे गधे के गधे। तू क्या सोचता है मैं मर गया हूं? अबे मैं मरा नहीं हूं, मैंने सिर्फ रंग बदला है और लाल से गुलाबी होकर दुगनी ताकत से सरकार के समर्थन में खड़ा हो गया हूं। वाह 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 वाह। क्या सोचता है मैं मर गया हूं? अबे मैं मरा नहीं हूं, मैं दुगनी ताकत से सरकार के समर्थन में खड़ा हो गया हूं। रंग बदलना तो पॉलिटिक्स का चरित्र है, इसलिए रंग बदलना मेरी मजबूरी था। काले धन और आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। 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 मित्रों, यही व्यंग की भाषा है। मैंने आपसे जुड़ाव पैदा किया। एक व्यंग आपको और सुनाता हूँ, सुनिएगा। आदरणीय आपको समर्पित करता हूँ। सामने बैठे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिर्फ 2 पंक्तियों का व्यंग है। अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको पूरा बहुत आनंद दूंगा मैं आपको, ये दावा करता हूँ। 2 पंक्तियां हैं केवल। आप पर, दूसरों पर लोग व्यंग करते हैं, अपने ऊपर व्यंग करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर व्यंग कर रहा हूं कि हम चाहते तो बहुत हैं जोश में। वो पंक्ति रही जिस पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। हम चाहते तो बहुत हैं जोश में कि भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। क्या बात है। वाह 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 वाह, ये व्यंग है। वाह वाह वाह। अपने बेटे को कोई फांसी नहीं चढ़ाना चाहता और पड़ोसी से सब बदला लेना चाहते हैं कि हम चाहते तो बहुत है जोश में कि भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। और वो व्यंग आपको सुनाता हूं कि शायद मेरा नाम आप भूल जाएं। अब पंक्तियां अपने साथ देते जाइएगा। दुश्मन की शुभकामना दुश्मन के नाम, क्योंकि मेरा दावा है कि दुश्मन ज़्यादा है, दोस्त कम है। लेकिन विभिन्न अवसरों पर आपको ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं तो मित्र भेजते हैं। मैंने कल्पना की जब कम लोग आपको दुआ दे रहे हो, ज़्यादा लोग बद्दुआ दे रहे हैं, तो आप फल फूल नहीं सकते। आप फल फूल रहे हैं, इसका मतलब आपके दुश्मन भी आपको कहीं शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस दावे से सुनाता हूं ये पंक्ति, सुनिए। बिल्कुल नया प्रयोग है। ओ मेरे भूतपूर्व दोस्त। भूतपूर्व दोस्त। अनजान आदमी दुश्मन नहीं होता। शब्द शब्द में व्यंग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओ मेरे भूतपूर्व दोस्त, ओ मेरे सबसे अजीज दुश्मन, तेरे जन्मदिन पर अभागा तुझे यही शुभकामनाएं लिखे। जब तक मैं तुझसे बदला न ले लूं, भगवान तुझे जिंदा रखे। वाह 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 वाह। ये कविता की भाषा है मित्रों। ओ मेरे भूतपूर्व दोस्त, ओ मेरे सबसे अजीज दुश्मन, तेरे जन्मदिन मरिया भागा तुझे यही शुभकामनाएं लिखे कि जब तक मैं तुझसे बदला न ले लूं, भगवान तुझे जिंदा रखे। और किसी न किसी दुश्मन का बदला रह जाता है और हम सब फल फूल रहे मित्रों। एक व्यंग आपके बीच में और रखता हूं। हम लोग हर साल त्योहार मनाते हैं नाग पंचमी, और जहां तक मेरी जानकारी उस दिन हम सांपों को दूध पिलाते हैं और उस दूध में हम नमक डाल दिया करते हैं। पहली पंक्ति से व्यंग पकड़िए, आपको बहुत आनंद आएगा कि नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया। सांप ने आपको दूध पिलाया? गजब। व्यंग यहीं शुरू होता है मित्रों। यह उलटवासी है जो कबीर ने की। नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया। दूध पीकर हमने पूछा, क्यों वे सांप, तूने इस दूध में नमक तो नहीं मिलाया? इतना सुनते ही सांप बोला, आस्तीन के आदमी। आस्तीन के आदमी। वाह। नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया।
दूध पीकर हमने पूछा, क्यों बे सांप, तूने इस दूध में नमक तो नहीं मिलाया? इतना सुनते ही सांप बोला, आस्तीन के आदमी, दूध में नमक में मिलाकर पीना तो हमारे लिए होता है लाजमी, तुम्हारे दूध में मिलाया तो तुम त्योहार की भी बदनामी करोगे, हमें मालूम है तुम नमक के साथ भी नमक हरामी करोगे। वाह 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 हरेश जी, वाह 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 वाह। सांप बोला, आस्तीन के आदमी, दूध में नमक मिलाकर पीना तो हमारे लिए होता है लाजमी, तुम्हारे दूध में मिलाया तो तुम त्योहार की भी बदनामी करोगे, हमें मालूम है तुम नमक के साथ भी नमक हरामी करोगे। और एक व्यंग विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद एक आनंद की कविता आपको सुनाऊंगा, वो आपको जिससे आप हंसते खेल कर आते हुए विदा लूंगा आपसे। एक समस्या है विश्व की, अशांति जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसकी असली समस्या मैंने, आप अगर इस टिप्पणी पर आपका साथ मिल गया तो आपको व्यंग बहुत पसंद आएगा। इतनी अशांति जो विश्व में फैली हुई है, जिन जिन देशों में फैली हुई है, उनका कारण यही है कि वहाँ अयोग्य लोगों को बैठे हुए हैं सत्ता में। जिस व्यक्ति को जहाँ नहीं बैठा होना चाहिए वो वहाँ बैठा हुआ है, और जिसको वहाँ नहीं बैठा होना चाहिए था वो वहाँ नहीं बैठा हुआ है। इस संकेत के माध्यम से एक व्यंग पूरे विश्व की अशांति पर कहता हूँ, और सुनिएगा। कल हमें एक गधे ने बेवकूफ बनाया। गधे ने? आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कल हमें एक गधे ने बेवकूफ बनाया, हमें देखते गधा चिल्लाए, हरीश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं, इतने महान क्यों हैं, कारण बताइए। कल हमें एक गधे ने बेवकूफ बनाया, हमें देखते गधा चिल्लाए, हरीश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं, इतने महान क्यों हैं? हम बोले, गर्दभराज वैशाख नंदन आपकी जर्रा नवाजी महान कह रहे हैं, बंदा तो किसी लायक नहीं है। गधा बोला, अजी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अजी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं, अगर आप किसी लायक होते तो महान क्यों होते? आजकल इस विश्व की यही तो व्यवस्था है, खूबसूरती है, पहचान है। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है, वही महान है। हाँ वाह 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 वाह। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है। आप में महानता के सारे गुण विद्यमान हैं, मान्यवर आप सचमुच बड़े महान हैं। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे, सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। इतना सुनते ही हम गुस्सा से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। इतना सुनते ही हम गुस्से से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। लेकिन दोस्तों उस दिन से उस गधे की सीख ऐसी काम कर गई, अब हम किसी से नहीं कहते फलाना नालायक है, निकम्मा है, अथवा हराम की खाका के पहलवान हो गया है। हम तो बस एक ही बात कह देते हैं, महान हो गया है, महान हो गया है, महान हो गया है। हम तो बस एक ही बात कह देते हैं, महान हो गया है, महान हो गया है। इतने महान लोगों को मैंने कविता सुनाई। और इतने महान कवि से आपने कविता सुनी। मित्रों आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं व्यंग, इसलिए व्यंग मैंने अच्छे सुनाने का मुझे मन किया, मैंने आपको सुनाए। एक शिक्षा व्यवस्था पर एक छोटा सा व्यंग सुनिएगा। हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षा है भारत में, वहाँ एक टिप्पणी करता हूँ, उस टिप्पणी का आनंद लेना आप। उन जो शिक्षक हैं, वहाँ जो टीचर्स हैं, उन पर पढ़ाने के अलावा सारे काम हैं। कहीं जनगणना में उनकी ड्यूटी लगी है, कहीं चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, कहीं उनकी जाति गणना में ड्यूटी लगी है, कहीं पल्स पोलियो की दवा पिलानी है। मतलब उनके पास पढ़ाने के अलावा सारे काम हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को आप छेड़ दो, उससे पूछो तो क्या प्रतिक्रिया होती है, उस चिढ़न पर मजा लेना आप बस। सुनिएगा, हमने एक सरकारी मास्टर से पूछा, सरकारी शिक्षक से पूछा, हमने एक सरकारी शिक्षक से पूछा कि आप दिवाली कैसे मनाएंगे। एक सहज सा प्रश्न था, अब मुझे मालूम नहीं था वो चिढ़ा हुआ बैठा है। उसका रिएक्शन देखना, आप उस रिएक्शन का ही मजा है पूरे व्यंग में। हमने एक सरकारी शिक्षक से पूछा कि आप होली कैसे मनाएंगे। शिक्षक जी बोले, भाड़ में गई होली और दिवाली, अपनी किस्मत में सरकारी योजनाओं ने ठगी है, सबके सब त्योहार मना रहे हैं, हमारी जनगणना में ड्यूटी लगी है। वो अपनी तकलीफ को रो रहा है। अब व्यंग अब देखना कि सबसे सब त्योहार मना रहे हैं, हमारी जनगणना में ड्यूटी लगी है, रजिस्टर कंधे पर लटकाए, आंकड़ों का जाल बुनने में लगे हैं, और आप सबने पैदा कर करके छोड़ दिए, हम गिनने में लगे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वो आपके बच्चों को ही कोस रहा है। और व्यंग देखना कि रजिस्टर कंधे पर लटकाए, वहां पर भी सच्चाई नहीं, आंकड़ों का जाल है।
रजिस्टर कंधे पर लटकाए, आंकड़ों का जाल बुनने में लगे हैं, और आप सबने पैदा कर करके छोड़ दिए। हम गिनने में लगे हैं, हम गिनने में लगे हैं। एक व्यंग और टंडन जी को समर्पित करता हूँ। टंडन जी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मिन्नत भी करते हैं, इतना मुझे मालूम है। उषा भाभी सामने बैठी हैं, सुनिएगा, बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें आतिथ्य दिया है। मैं पहली बार अमेरिका आया हूँ, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं अमेरिका में हूँ, ऐसा लगा मैं अपने घर में हूँ। वो बहुत अच्छा आतिथ्य है भाई टंडन जी ने दिया है, इसलिए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इनके लिए तालियां बजाई। सुनिएगा, वो व्यंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज से 20-25 साल पहले भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि आपने कार खरीदी हो, टेलीफोन लगवाया हो, मकान खरीदा हो, विदेश यात्रा की हो, वगैरह वगैरह, ऐसे 6 काम थे। अगर आपने कोई भी एक काम किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बस ये भूमिका है इसकी। अब सुनना व्यंग, एक बहुत छोटा सा कैनवास है, उसको बहुत बड़ा करके खत्म करने की कोशिश की है। उस कोशिश पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इनकम टैक्स ऑफिस में कटोरा लेके एक भिखारी आया। इनकम टैक्स ऑफिस में कटोरा लेके एक भिखारी आया तो आईटीओ चकराया, तू क्या यहां लेने आया है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बोला क्यों, रिटर्न भी नहीं फाइल करने देगा। रिटर्न भी, क्या बात है, वाह 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 वाह। व्यंग यही शुरू होता है। इनकम टैक्स ऑफिस में कटोरा लेके एक भिखारी आया तो आईटीओ चकराया, तू क्या यहां लेने आया, यहां कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बोला क्यों, रिटर्न भी नहीं फाइल करने देगा। आईटीओ चौंका, तूने ऐसी कौन सी कमाई कर डाली है। भिखारी बोला आप जानते नहीं, सरकार ने 1/6 की एक स्कीम निकाली है। आईटीओ चकराया, तू उसमें कौन सी श्रेणी में आता है। भिखारी बोला अपना तो एक ही श्रेणी से नाता है, पिछले दिनों में भीख मांगते मांगते बाई द वे देश का बॉर्डर क्रॉस कर गया था। अच्छा, अपना तो एक ही श्रेणी से नाता है, पिछले दिनों में भीख मांगते मांगते बाई द वे देश का बॉर्डर क्रॉस कर गया था। गलती से ही सही पर विदेश यात्रा पर गया था। गलती से ही सही पर विदेश यात्रा पर गया था। वाह भाई वाह भाई, गलती से ही सही, गलती से ही सही पर विदेश यात्रा पर गया था। तो आईटीओ गुर्राया, भिखारी की तुम विदेश में भीख मांग के देश की नाक कटा के आए हो, तूने क्या गुनाह किया है, तुझे इसका भान है, तू कितना भोला है, नादान है। तो भिखारी मुस्कुराया, क्या आप सब हिंदुस्तानी बस यही पक्षपात करते हैं। आप ही बताइए, हमारे वित्त मंत्री विदेश में जाके और क्या करते हैं। आप सब हिंदुस्तानी बस यही पक्षपात करते हैं। आप ही बताइए, हमारे वित्त मंत्री विदेश में जाके और क्या करते हैं। ये तो वही बात हुई कि छोटा मांगे तो भीख है और बड़ा मांगे तो चंदा है। अरे वो उनका धंधा था, ये हमारा धंधा है। और अब आपने बहुत बहुत सराहा है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। एक छोटा सी कविता आपके आनंद के लिए आपको सुना के जाना चाहता हूँ, आपके हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे देखना चाहता हूँ। सुनिएगा, एक असफल प्रेम कथा है टंडन जी मेरी, आपकी तो सफल रही इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी असफल प्रेम कथा है और इसका आप आनंद लेना, बस शब्द चयन और आपका आनंद। बात है जरा सी, साल था शायद सन 83। हमारे ज्योतिषी मित्र ने पत्रा खोला, हमारा हाथ देखा, मुस्कुरा के बोला। हमारे ज्योतिषी मित्र ने पत्रा खोला, हमारा हाथ देखा और मुस्कुरा के बोला, हरेश चतुर्वेदी चांदी है चांदी, हरेश चतुर्वेदी चांदी है चांदी, बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। ज्योतिषी बता रहा है, बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले यार, ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। हम बोले यार, ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। बोला बच्चे मत करना नादानी, तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी। तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी। अपने पड़ोसी वकील साहब की खिड़की पर नजरें गड़ा दी कि अचानक हमारी किस्मत जोर से चमकी, लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। वाह, बधाई हो बधाई। लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। कविता देखना मित्रों, जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी। जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी।
हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह। राहु और केतु, हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह कि हमारे पिताजी जागे प्रेत की तरह आधी रात में, ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। कि हमारे पिताजी जागे प्रेत की तरह आधी रात में, ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में, और हम भागे, खिड़की छोड़कर छिकने भागे पलंग के नीचे, सांस रोके आंखें मीचे कि हमारे पिताजी खिड़की पर आए। धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं? क्या घर में वकील साहब हैं? उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार बजा दीजिए तालियां, बहुत शानदार। बहुत अच्छे। हमारे पिताजी खिड़की पर आए, धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं? उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। हमने करम ठोके और खाए नशे के झोंके, पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। पलंग के नीचे से निकले पिताजी चौंके, बरखुरदार इतनी रात में पलंग के नीचे क्या गड़बड़ झाला है? लगता है दाल में काला है। हमने कहा पिताजी यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और अपना खोपड़ा तो ये सोच सोच के चकरा रहा है कि पूरा खानदान एक ही खिड़की से काम चला रहा है। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ और वास्तव में हमारा अमेरिका आना सार्थक हो गया इस बार का। मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन इस बार जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों का जिस तरह का टूर हुआ है, इतने संतुलित ढंग से हम लोग आपस में चले हैं। और यहाँ के लोगों में भी पहले मैंने कुछ मतलब अलग एहसास देखे थे, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप लोगों के एहसास, आपका आत्मविश्वास बहुत मैंने बढ़ा हुआ देखा है। तो एक छंद मैं सुनाती हूँ सबसे पहले टंडन जी। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, आप लोग सुनिएगा। पानी पहुँचा दीजिए इन तक, वो पानी मांग रहे थे। वैसे सरदार लोग पानी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जी कोई जी, सरदारियाँ तो खूब पानी पिला देती हैं सबको। एक छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। देश के नौजवानों से अपील करते हुए ये छंद मैंने लिखा है, सुनिए। कि भारत के नौजवानों, मैं जैसे मेरे परिचय में कहा गया कि मैं सारे रसों में लिखती हूँ, एकमात्र ऐसी कवयित्री हूँ जो वीर रस भी लिखती हूँ, श्रृंगार रस भी लिखती हूँ, हास्य रस भी लिखती हूँ, करुण रस भी, आध्यात्म भी, सब कुछ लिखती हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको सुनाऊंगी। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंद और सुनाती हूँ, भारत की एकता और अखंडता के नाम। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। वाह दीदी, वाह वाह वाह। गीत से पहले एक टिप्पणी करती हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते।
प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो वही प्यार का तूफान शब्दों के रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे माहौल दीजिएगा, मैं बात शुरू करती हूँ। कि आंखों में फागुन की मस्ती, बस महसूस करके सुनिए। कविता मैं सुना रही हूँ, फोटो वहाँ खींच रही हूँ। कि आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल। आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल। मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल। मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है। सारे भुक्तभोगी लोग बैठे हैं लग रहा है। बस अब पंक्तियां सुनिए। कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का। हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना। और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना। और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में। और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में। शायद ऐसा ही होता है, बहुत खूब, शायद ऐसा ही होता है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, यहाँ वाले थोड़ा कम। अब मैं दोबारा बोल के देखती हूँ। शायद ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा, शायद ऐसा ही होता है। अब गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ, दिल से सुनिएगा। कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले। जब किसी से प्रेम होता है तो कैसा लगता है। कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले। नदिया में दो पाँव हिले हौले हौले। कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले। नदिया में दो पाँव हिले हौले हौले। और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया अंबर में उड़ने को अपने पर खोले। कि हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया मस्ती से मझधार में। शायद ऐसा ही होता है, आनंद आ गया। शायद ऐसा ही होता है। मैं कवि सम्मेलन में गई मेहता जी, वहाँ आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सब पत्नी बैठे हुए थे पत्नी के साथ में। तो मेरी कविता का जादू ऐसा चला कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मज़ा आ गया भाई साहब। और उन्होंने भी जवाब दे दिया, थैंक यू बहन जी। तो ये कविता का जादू होता है, कविता का आनंद होता है। गीत का अंतिम पद सुनाती हूँ। इसमें मैंने किशोर वय की कन्या का, टीनेजर्स की कन्या का मैंने एक लड़की का शब्द चित्र खींचा है। कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन। मेरे छोटे भाई भाभी और मेरी भांजी यहाँ बैठी है, तो मैं वो भी उसी वय की है, उसको समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ। श्रेयल।
कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण। और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन। कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में। शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। वाह 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 वाह। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। पति पत्नी का संबंध कैसा है हमारे देश में, दो मुक्तक सुनाती हूँ। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक उसे यही पति मिले। और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। हमारे देश में पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलती है। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। उसी आनंद के 2 मुक्तक सुनिए। कि तलाक में तय हुआ, तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। सुना दूं ना? कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे। बहुत अच्छे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, कहानी आगे भी बढ़ती है। कहानी तो शुरू। और कैसे आगे बढ़ती है वो सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो, हाँ हिसाब लगा लिया इन्होंने कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। बहुत अच्छे। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रेम गीत सुनाए गए, लेकिन आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मुहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन लड़कियां भी भोली भाली नहीं रही हैं पंडित जी, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। और कैसे होशियार हो गई हैं सुनिए, दोनों की बातें करूंगी मैं। लड़कियां कैसे होशियार हो गई हैं कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। उषा जी सुन लीजिए पहले।
कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। उषा जी ने मुझसे कहा कि महिला सशक्तिकरण पर कुछ सुनाइए, तो ये पंक्तियां महिला सशक्तिकरण पर ही हैं कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, छोटे वय की लड़की ने, एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो एक साथ तालियां बजा दीजिए। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैंने उनकी लिस्टिंग करके एक गीत बनाया है। अगर मैंने वो सही सही गुण गिनवा दिए हों तो आप मुझे ट्रेंड हो गए सब लोग। सुनाती हूँ, मंच का भी मैं ध्यान चाहूँगी, सुनिए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना। और वैसे सुदीप भोला ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं 10 देशों में गई हूँ, इन्होंने मेरे 5 देश तो अभी लगे हाथों साफ कर दिए, 15 देशों में तो मैं गई हूँ। सुनिए कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। सबसे पहला गुण कि वो भोला भंडारी होना चाहिए। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना। मैं आगे ही नहीं बढ़ने वाली। मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और पहला गुण, बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए। अर्ली इन द मॉर्निंग 10 o'clock, कि बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, दफ्तर जाने की कराए मेरी तैयारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। रुपया पैसा नौकर चाकर बंगला मोटर गाड़ी, अप टू डेट सभी हो लेकिन बलमा हो अनाड़ी, जिसकी अकल गई हो मारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी, मुझको माने प्राण से प्यारी भोला भंडारी। ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, ये गुण भी होना चाहिए कि ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, ना खाए वो पान मसाला ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, टंडन जी जैसा रुतबा,
कि हमने देखा है इनके घर में कि रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। और ये गीत मैंने क्यों लिखा, कई बार टेलीविज़न पर दिखाया गया, इसलिए लिखा कि हमारे भारत में भी सम्मिलित परिवार समाप्त होते जा रहे हैं कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, और कोई नहीं चाहिए, कि मेरी उसमें उसकी मुझ में ही बसती हो जान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, मैं उसकी कैटरीना कैफ और वो मेरा सलमान, भाड़ में जाए दुनिया सारी भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना 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 भोला भंडारी। क्या है कीर्ति काले कि जिंदगी का जवाब देती हूँ। कई बार मैंने लाल किले से कविताएं पढ़ी और आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कवि सम्मेलन का संचालन भी कर रही हूँ। इतना आसान नहीं है श्रोताओं, किसी भी महिला का एक पोजीशन पर पहुँचना आज भी बहुत कठिन है। इसलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि ज़िंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आप घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, ऐसा कैसे कर लेती हैं? तो सारी महिलाओं में बहुत बड़ी शक्ति दी है ईश्वर ने। तब कहती हूँ कि संतुलन इस तरह संभलता है। आप लोगों में से भी अधिकांश महिलाएं घर बाहर दोनों संभालती हैं, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। 2 साल के कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत मुश्किल समय था श्रोताओं, बहुत मुश्किल समय था। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया होगा, बहुत सारे लोग बहुत बीमार होकर बाहर निकले होंगे। ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा या ईश्वर का आशीर्वाद ही हम कहेंगे, जो हम सब लोग यहाँ पर दोबारा से बैठे हैं। लेकिन देखिए, हंसी में से हंसी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन आंसुओं में से हंसी निकालना बहुत कठिन होता है। मैंने एक काम किया है, आंसुओं में से हंसी निकालने का काम, तो वो काम मैं आपके सामने रखती हूँ। कोरोना की त्रासदी में से मैंने किस तरह से हंसी निकाली है, सौंपती हूँ आपके सामने, सुनिए। स्वागत दीदी। लॉकडाउन हो गया था, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता था, बाहर वाले घर नहीं आ सकते थे, बल्कि कोई बीमार हो गया उसे देखने भी नहीं जा सकते थे। घर के लोग ही एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते थे, क्वारंटाइन हो रहे थे अलग अलग रूम में। उस समय की स्थिति पर मैंने एक हास्य की कविता लिखी है, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी तालियां मिलेंगी तो मैं वो मुश्किल काम कर जाऊंगी। सुनिए। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने, बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी
बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब घर की स्थितियाँ क्या थी यहाँ की मुझे नहीं पता, भारत में तो ऐसे ही था कि मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने। मैं सुबह क्यों मुमताज ऐसे ही था ना? हाँ। कि मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने। मैं झाड़ू पोछा कर लूं, वे सुस्ताने के करें बहाने। और पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी। मैं बेचारी खटती रहती, करती रहती भागा दौड़ी। और उनके जलवे देख देख कर, ये पंक्ति आपका ठहाका चाहेगी कि उनके जलवे देख देख कर चढ़ती मुझ पे भवानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और हम लोगों की महिलाओं की समस्या क्या हो गई थी कि नास पिटे इस कोरोना का, कैसी घोर विपत्ति आई। नास पिटे इस कोरोना का, कैसी घोर विपत्ति आई। किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई। और अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे थे लटके लटके। आज तो आप लोगों ने बुला लिया तो मैंने और मुमताज ने नई साड़ियां पहन ली कि अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे थे लटके लटके। साज और श्रृंगार सभी के दिल के दर्पण चटके चटके। और जाने कब लौटेंगे फिर से, ऐसा लगता था कि जाने कब लौटेंगे फिर से दिन अपने जाफरानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और पुरुषों की स्थितियां क्या थीं कि बड़े बड़े, इंद्रजीत जी बड़ा साफा लगा कर आए हैं, स्थितियां इन लोगों की भी अच्छी नहीं थी कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी। बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी। लचकदार टाई के धारक ठसकदार अफसर सरकारी। और तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी। पोशाकें 10 बार बदलते कामदेव के प्रथम पुजारी। और घर बैठे थे पहन घुटने, बरमूडा पहन के बैठे थे कि घर बैठे थे पहन घुटने पर बनियान पुरानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। हम कवि लोग महीने में 20-20, 25-25 दिन कवि सम्मेलन में व्यस्त रहने वाले, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई कवि सम्मेलन नहीं। क्या हालत हम लोगों की हो गई थी, बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस। रात में नहीं, दिन में भी यही सपने आ रहे थे कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस। कविगण सब मंचस्थ हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस। और इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले। तो तालियां भी बजा दीजिए कि इधर तालियां उधर तालियां, वंश मोर के शोर निराले। सारे श्रोता बोल रहे हैं कीर्ति काले, कीर्ति काले। और एक ताली को तरसे अब ये कवि सम्मेलन को तरसे ये मंचों की महारानी। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2-3 मिनट और रुकिए, क्योंकि कवि सम्मेलन का समापन कैसा होना चाहिए
एक अलग तरह का समापन होना चाहिए। एक इसका भी एक गणित है, बस थोड़ी सी देर और। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा। अच्छा, मैं इतने देर से देख रही हूँ कि कभी आप इस कुर्सी पर बैठते हैं, कभी इस कुर्सी पर बैठते हैं। थक गए इस कुर्सी पर बैठकर। अच्छा, आप राजनीति में तो नहीं है ना? क्योंकि ये तो नेताओं के गुण हैं। लेकिन आनंद आ गया वास्तव में। अमेरिका के टूर में इतने सारे श्रोता, मतलब हम पहले भी 2 कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इतनी तादाद में श्रोता नहीं थे, थोड़े कम थे। लेकिन आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। वास्तव में आपके देश प्रेम को, हिंदी के प्रेम को और अपने भारत की संस्कृति के प्रेम को हम जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम हैं। तो उसी संस्कृति पर बिल्कुल तालियां आप सबके लिए हैं। आप आए हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइज इन लोगों ने किया है, लेकिन अगर आप नहीं आते तो कैसे जमती है महफिल। अखिल विश्व हिंदी समिति ने जो काम किया है और आप लोग सब लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। एक भारत से एक छोटी सी बात आपके लिए और लेकर आई हूँ। बेटी की विदाई पर मेरी एक रचना है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा। बहुत बड़े रचनाकार थे सुरेंद्र दुबे जी। उनकी बिटिया कविता की शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन भाग्यश्री, जिनका नाम है, उनकी भी बेटी की शादी थी। मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। मेरे मन में एक विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद मुझे उसे भी विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक गीत लिखा। हमारे दिल्ली के बहुत बड़े कवि हैं, अब तो नहीं है, वो रहे नहीं, लेकिन उनकी कविताएं हैं हमारे साथ। उन्होंने लिखा है कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के 2 तीर हैं, 2 किनारे हैं, कि नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार। नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, और आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। बेटी अगर 2 घर छोड़कर भी ब्याही जाती है ना, तब भी बहुत अलग हो जाती है। बेटी विदा हो रही है और एक भारतीय माँ अपनी ससुराल जाती हुई बेटी से क्या कहती है, बस अपने भारत की खुशबू को याद कीजिएगा और मेरा ये गीत सुनिए। भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात ज़रूरी, बात ज़रूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी।
और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख क्या क्या करके पालते हैं हम बेटियों को, कि आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई। कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह 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 दीदी, आपके इस गीत में अभी आपका गीत शेष है, लेकिन मैं देख रहा हूँ रूमाल निकल आए हैं, और जितने भी बेटियों के माता पिता हैं उनकी आंखों की कोर गीली हैं और आपके इस गीत में भीग गए हैं। ये हमारी हिंदी कविता का सम्मान है, और ये मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठा करके दीदी के लिए और हिंदी कविता के लिए जोरदार तालियां जरूर दीजिए। वाह वाह वाह। अंत में एक माँ बिल्कुल हृदय से क्या सीख देती है अपनी बेटी को, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह 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 वाह। मैं बहुत अभिभूत हूँ, आपके यहाँ इतना प्यार सम्मान हम सारे कवियों को मिला। बस केवल एक बात कहती हूँ
कि एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हजारों कागज़ काले कर दिए, लेकिन मुझसे ऐसा कभी भी कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ, पर तू क्यों पिघल रहा है? तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। हम सभी लोगों ने भारत को अपने दिल में बसा रखा है, तो इतने 7 समुंदर पार भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आता है तो मन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी की कथा है, जो तेरापंथ जैन समाज के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने लिखा कि एक बार जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक, तू जलता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, लेकिन कभी कभी धुएं की लकीर भी छोड़ता चला जाता है। तो जिस ताक पर तुझे रखा जाता है, जिस दीवार के सहारे तुझे रखा जाता है, वो पूरी दीवार काली हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो दीपक ने जवाब दिया कि हे दोस्त, मैं अंधेरा निगलता हूँ, इसलिए कालिख उगलता हूँ। आज हमारे मंच पर जितने भी कविगण उपस्थित हैं, मेरे समेत हम सभी लोग समाज का अंधेरा निगलते हैं, आप सबको उजाला देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी धुएं की लकीर भी छोड़ते चले जाते हैं। श्रोताओं, आज के कवि सम्मेलन का सारा उजाला आपका है, अखिल विश्व हिंदी समिति का है और यहाँ बैठे सारे लोगों का है। और अगर थोड़ी बहुत भी धुएं की लकीर आपको दिखी हो तो वो मेरी अपनी है, मेरे कवियों की है। बस आपसे विदा चाहती हूँ। एक बार कह दीजिए भारत माता की। आप बोलिए। जय हिंद। आइए टंडन जी। बहुत अच्छा, वाह। प्रोग्राम करने से पहले हमारे पास संजीव जिंदल जी एक सर्टिफिकेट साइटेशन लाए हैं हमारे कवियों के लिए, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हमारे कवियों को वो सम्मान दें। और उसके बाद वेद जी को बुलाना चाहूँगा। आप पहले आना चाहेंगे? अच्छा ठीक है। ये फोटो सही है, फोटोग्राफर चले तो नहीं। वेद जी आइए। जो हमें सम्मान मिलेगा सर, इसको हम अपने प्रेस में भेजेंगे। मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं सबका धन्यवाद करूं। सबका धन्यवाद करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर आप सबको इन उचित कवियों का कवि सम्मेलन, कवि पाठ, कविता पाठ अच्छा लगा है तो पहले इनके लिए हमारी मंच की महारानी के लिए तालियां बजाइए। उसके बाद मुमताज नसीम जी की कविताओं का भी आपने आनंद लिया, उनके लिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सुदीप भोला जी की कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी, उनका विश्वास। हरेश चतुर्वेदी जी भी ने आपको खूब हंसाया, उनका भी। इनका धन्यवाद करने से मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये भारत से हमारे निमंत्रण पर, अखिल विश्व हिंदी के समिति के निमंत्रण पर यहाँ आए और इन्होंने आपका मनोरंजन किया। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। और इसके बाद मैं आप सब श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब आए, आपने अपना समय दिया और आपने इनकी कविताओं का आनंद उठाया। उसके बाद मैं अपने अखिल विश्व हिंदी के सभी पदाधिकारियों का और विशेषकर टंडन जी का और डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम संजोया। और हमारे जो भी वॉलंटियर थे यहाँ, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
और इसके साथ साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल और इस स्कूल के स्टाफ और कस्टोडियल स्टाफ का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें ये स्थान दिया इस कार्यक्रम करने। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं सबका। अब मैं बुलाना चाहूँगा संजीव भाई को, जो ये हमारे कवियों के लिए साइटेशंस लाए हैं देने के लिए और संक्षिप्त में कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस मंच का और इस मंच के संचालकों का सबका धन्यवाद, और आप श्रोतागणों का जिन्होंने इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से तालियां बजाते हुए सुना। मेरे को एक छोटी सी मुक्तक याद आ गया आज इन कवियों को सुनने के बाद। यूजुअली मैं कभी कभी लिख लेता हूं, बट मैं आपके सामने वो मुस्तक रखता हूं। ये करीब 25 साल के आसपास पुराना है, यूनिवर्सिटी टाइम का। आप सब कवियों के लिए है जी। कि बहराते इश्क में मैं हद से गुजर जाऊंगा, तेरी उल्फत में मैं बेमौत मर जाऊंगा। बहराते इश्क में मैं हद से गुजर जाऊंगा, तेरी उल्फत में मैं बेमौत मर जाऊंगा। शबे तन्हाई में हर जख्म सोचता है मेरा, तेरा हाथ लग जाए तो सवर जाऊंगा। शबे तन्हाई में हर जख्म सोचता है मेरा, तेरा हाथ लग जाए तो सवर जाऊंगा। वरना डर जाता है यहां पर कि वरना जिधर मेरी किस्मत चला जाऊंगा। फिर उसको कहता है कि मुझसे मोहब्बत से पेश आया करो, मुझसे मोहब्बत से पेश आया करो, वरना दर्द बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत से पेश आया करो, वरना दर्द बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ये जो लास्ट पंक्ति कहने जा रहा हूं वो इन सब कवियों को समर्पित है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ ये कविता लिखते हैं उस विश्वास को और उन शब्दों को कलमों में पिरो के किस तरह से ये माला का रूप देते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत से पेश आया करो, वरना दर्द बन के तेरे दिल में उतर जाऊंगा। यहां कबूल कर लेता है कि हां चलेंगी लाखां धियां तूफान मगर, हां चलेंगी लाखां धियां तूफान मगर, मैं हिलूंगा नहीं, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा। तो इसके साथ हमारे स्टेट सेनेटर एना कैप्लन डिस्ट्रिक्ट 7 टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कुछ साइटेशन हैं हमारे कवियों के लिए जो इतनी दूर से हमारे बीच आए हैं और जिन्होंने हमारे अंदर आज देशभक्ति हमें बताया कि हमारी संस्कृति आज हमें व्यंग के साथ समझा के भी गए। तो मैं बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब हमारे पास रहेंगे, आप आइए। सबसे पहले मुमताज नसीम सुदीप भोला जी, और इनको तो हम भूलने ही नहीं वाले, हरीश चतुर्वेदी जी आगरा वाले। चाचा ने खेल कर दिया। ये है और जैसे कहा गया कि मंच की महारानी कीर्ति काले, काले काले कीर्ति काले। जी जी, अच्छा